हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल ऑफ शारदा कैंपस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी जो शारदा कैंपस की यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। माई सेल्फ पटेल जैनी, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ शारदा स्कूल ऑफ फार्मेसी। टुडे आई डिलीवर अ lecture for the certificate course organized by Sharda School of Pharmacy. I deliver a lecture on regulatory requirements for approval of new drug. I explain all the regulatory guidelines which require for approval of the new drug. सबको पता ही होगा कि ड्रग यानी सब्सटेंस used to treat and prevention of disease in human and animal, and new drug are substance under clinical trial. What is regulatory affairs? तो regulatory affairs में हमें पता है कि affairs word आता है और affairs word जो होता है वो कॉलेज में बहुत पॉपुलर होता है। Affairs यानी connection or link between something. Regulatory affairs is a link between various department of the company and regulatory guidelines. जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो एप्लीकेंट कोर्ट में एप्लीकेशन करता है मगर विदाउट एडवोकेट कोई प्रोसेस नहीं होता है, वैसे ही रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट का रूल है। रेगुलेटरी अफेयर्स के बिना कंपनी का कोई भी डिपार्टमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है तो उसके बीच का कनेक्शन जो रहता है वो नहीं हो सकता। अगर रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट में हमें जॉब करनी है तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का मेन रोल क्या है कि कम्युनिकेशन रखना है। तो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट इज अ गवर्नमेंट ने हाईली रेप्यूटेड प्रोफेशन डिक्लेयर किया हुआ है और इसका मेन रोल क्या है टू मेंटेन द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन एंड मेडिसिनल डिवाइस एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ एंड प्रमोट द पब्लिक हेल्थ। तो रॉ मटेरियल ड्रग का सिंथेसिस से लेकर प्रोडक्ट पूरा मार्केट में आता है तब तक का पूरा जो रेगुलेशन है वो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट करता है। वाई रेगुलेटरी अफेयर्स? तो बहुत सारी ट्रेजेडी हुई, उसके बाद एफडीए ने एक डिपार्टमेंट डेवलप किया कि जिससे ये सारी ट्रेजेडी ना हो, पेशेंट को कोई हैजर्ड और हार्मफुल इफेक्ट अराइज ना हो और पेशेंट में हेल्थ इंप्रूव। तो 1922 में जॉन्डिस associated with the use of salvarsan and organic arsenical used in a treatment of syphilis. तो सल्वर्सन ड्रग जो है वो सिफिलिस में यूज होता है। सिफिलिस इज एसटीडी डिसीज और सल्वर्सन से पेशेंट में जॉन्डिस अराइज हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल इज एलिक्सर ऑफ सल्फानिलामाइड। सल्फानिलामाइड इज एंटीबैक्टीरियल ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन। एलिक्सर बनाने के लिए हमें सॉल्वेंट का यूज करना पड़ता है, तो इसमें सॉल्वेंट डाइथिलीन ग्लाइकोल यूज किया हुआ है। तो डाइथिलीन ग्लाइकोल की टॉक्सिक इफेक्ट थी जिससे बहुत सारे पेशेंट की डेथ हो गई। तो ये सारी ट्रेजेडी से एफडीए ने डिसाइड किया कि प्रोडक्ट की सेफ्टी इंप्रूव करनी है तो ही पेशेंट की जो हेल्थ है वो प्रमोट होगी। उसके बाद भी ट्रेजेडी अराइज हुई थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड सबको पता ही है कि प्रेगनेंसी वुमन में यूज होता है टू ट्रीट द मॉर्निंग सिकनेस। बट जो भी चाइल्ड का बर्थ हुआ तो उसमें बहुत सारी डिफेक्ट दिखाई दी, तो उससे थैलिडोमाइड का यूज जो है वो स्टॉप किया गया। मगर हमें पता ही है कि मोलेक्यूल को सिंथेसिस करने में, रिसर्च करने में 10-12 इयर्स लग जाता है। तो उस टाइम पर ये मोलेक्यूल पर बैन किया गया, मगर 2008 में ये मोलेक्यूल वापस से एंटर हुआ एज ए एंटी कैंसर। तो ये सारी ट्रेजेडी सॉल्व हो, पेशेंट को कोई हैजार्डस ना हो, पेशेंट की हेल्थ प्रमोट हो, मेडिसिन और मेडिसिनल डिवाइस का सेफ्टी इंप्रूव हो, ये सारे रूल है रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट के। Process for new drug approval, drug discovery process, then after drug development process to perform preclinical and clinical trial, marketing application। नाउ हम पूरा चार्ट देखेंगे ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस का। तो सबसे पहले केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो होता है वो मोलेक्यूल को सिंथेसाइज करेगा। उसके बाद कोलोजी डिपार्टमेंट जो रहता है वो एनिमल का टेस्टिंग करेगा। उसके बाद आईएनडी की एप्लीकेशन एफडीए को सबमिट करनी है, यानी एफडीए के पास से हमें अप्रूवल लेनी है टू कंडक्ट द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। तो उसमें फेज 1 स्टडी, फेज 2 स्टडी और फेज 3 स्टडी परफॉर्म होगी। उसके बाद एफडीए अगर ड्रग को सेफ अप्रूव कर देता है तो उसके बाद एनडीए की एप्लीकेशन एफडीए को सबमिट करनी है फॉर
मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग, और उसके बाद फेज 4 स्टडी परफॉर्म होगी। क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, 5 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स तक। तो सबसे पहले प्री क्लिनिकल स्टडी और एनिमल स्टडी परफॉर्म होगी, उसके बाद फेज 1 स्टडी परफॉर्म होगी। फेज 1 स्टडी में हम सेफ्टी देखेंगे, लाइक पैरासीटामोल टैबलेट हमने दी है पेशेंट को, उससे फीवर ट्रीट नहीं होता है, मगर कोई साइड इफेक्ट भी अराइज नहीं होनी चाहिए। फेज 2 स्टडी, फेज 2 स्टडी में अभी पैरासीटामोल दे दी है, कोई साइड इफेक्ट अराइज नहीं हो रहा है, मगर वो फीवर में इफेक्टिव है, वो चेक करना है। फेज 3 स्टडी में दोनों का चेक करना है, सेफ्टी एंड एफिकेसी। देन आफ्टर एफडीए का अप्रूवल लेना है, और उसके बाद फेज 4 स्टडी परफॉर्म होगी ऑन लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट। फेज 1 स्टडी जो है वो 20 to 100 पेशेंट में परफॉर्म होगी, फेज 2 में थोड़े 200 to 400 पेशेंट में परफॉर्म होगी, फेज 3 1000 पीपल में परफॉर्म होगी, और फेज 4 जो है वो लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट में परफॉर्म होगी। Different types of drug application can be submitted to FDA. Investigational new drug application, new drug application, abbreviated new drug application, biological license application. कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन नेम का इम्पैक्ट रहता है, इधर कोड दिया हुआ है नेम में, तो क्या है कि ये सभी कोड दिया गया है। तो फेडरल रजिस्टर जो है उसने रूल्स के पब्लिश, रूल्स को जो पब्लिश किया है, तो हर एक रूल का रीअरेंजमेंट के लिए कोड दिया है। तो हियर 21 CFR, 21 is a title and 312 is a section. 21 CFR part 312 investigational new drug application, 21 CFR part 314 उसमें एनडीए का एप्लीकेशन दिया है, 21 CFR पार्ट 316 उसमें ऑर्फन ड्रग का एप्लीकेशन दिया हुआ है, ऑर्फन ड्रग यानी यूज्ड टू ट्रीट रेयर डिजीज। 21 CFR 58 उसमें जीएलपी का दिया हुआ है, 21 CFR पार्ट 50 प्रोटेक्ट ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, 21 CFR पार्ट 56 इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स, 21 CFR पार्ट 201 ड्रग लेबलिंग इंस्ट्रक्शन, 21 CFR पार्ट 54 financial disclosure by clinical investigator. Now investigational new drug application. न्यू ड्रग और ड्रग में क्या डिफरेंट है? तो ड्रग यानी सब्सटेंस यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, और इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग यानी जो ड्रग अभी अंडर क्लिनिकल ट्रायल है, तो उसको हम इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग बोलेंगे। और वो ड्रग पे क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करने के लिए हम जो एप्लीकेशन एफडीए को सबमिट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो एनिमल स्टडी तब तक हो गया होता है, तो एनिमल की पूरी डिटेल, एनिमल की फार्माकोलॉजिकल स्टडी, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, तो वो सारा डेटा भी एफडीए को सबमिट करना है। उसके ऊपर से एफडीए हमें अप्रूवल देगा टू परफॉर्म द क्लिनिकल ट्रायल इन ह्यूमन। विदाउट अप्रूवल ऑफ एफडीए no one can perform the human clinical trial. The sponsor have to submit the application to the FDA और ड्रग कंट्रोल जनरल इंडिया। उसमें टाइम लगता है, 30 डेज लगता है एप्लीकेशन इनिशिएट करने के लिए, और उसमें इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड रहता है जो एप्लीकेशन को रिव्यू करता है और उसको अप्रूव करता है। If the FDA accept the IND request within 30 days of submission, clinical testing of new molecule on human may begin by the investigator. At this point, the molecule under the legal status of FDA becomes a new drug subject to specific requirements of drug regulatory. Types of IND application. IND application के दो टाइप्स है, इन्वेस्टिगेट कॉमर्शियल आईएनडी एप्लीकेशन और नॉन कॉमर्शियल आईएनडी एप्लीकेशन, और ये सारे सब टाइप्स है नॉन कॉमर्शियल आईएनडी एप्लीकेशन के। कॉमर्शियल आईएनडी एप्लीकेशन जो रहता है वो कंपनी सबमिट करती है फॉर मार्केटिंग अप्रूवल फॉर अ न्यू ड्रग प्रोडक्ट, और नॉन कॉमर्शियल आईएनडी उसमें फर्स्ट टाइप इन्वेस्टिगेटर्स आईएनडी। तो इन्वेस्टिगेटर्स आईएनडी मींस फिजिशियन जो आईएनडी का एप्लीकेशन सबमिट करता है, तो उसको इन्वेस्टिगेटर आईएनडी बोलेंगे। इमरजेंसी यूज आईएनडी, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है साइको डी वैक्सीन। साइको डी वैक्सीन जो का अप्रूवल
मिला वो अंडर इमरजेंसी यूज आईएनडी में मिला। कोरोना सबको पता ही है कि कोरोना में बहुत सारे पेशेंट की डेथ हो गई। अगर हम उस टाइम पे कोई प्रोडक्ट रिलीज नहीं करते और ज्यादा टाइम देते हैं तो उसमें डेथ टाइम बढ़ जाएगा। तो उसमें इमरजेंसी यूज आईएनडी एप्लीकेशन के अंडर जाइकोव वैक्सीन रिलीज हुआ और ये सारी प्रोसेस जाइडस कंपनी ने की और पूरा क्लिनिकल ट्रायल का वर्क सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कलकत्ता में है वहां पे परफॉर्म हुआ। इमरजेंसी यूज आईएनडी में क्या रहता है कि एफडीए ज्यादातर टाइम नहीं लेता है। जो सेफ्टी के लिए जो डेटा चाहिए उसका ही रिव्यू करेगा और अप्रूवल दे देगा प्रोडक्ट का। ट्रीटमेंट आईएनडी मीन्स सबमिशन ऑफ आईएनडी टू ट्रीट द लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर लाइक कैंसर है तो ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर के लिए जो आईएनडी सबमिट करते हैं तो उसको ट्रीटमेंट आईएनडी बोलेंगे। एक्सपांडेड असेस आईएनडी। नाउ आईएनडी का एप्लीकेशन एफडीए को सबमिट कैसे होता है? एप्लीकेंट और ड्रग स्पॉन्सर सबमिट आईएनडी to the FDA. It is reviewed by the Central Drug Evaluation Research. It is reviewed in four portions: medicinal portion, chemistry, pharmacological and toxicological data of animal, statistical data. और ये पूरे 4 स्टडी करने के बाद अगर उसमें कोई सेफ्टी रिव्यू है तो स्टडी ऑन गोइंग जाएगी और सेफ्टी रिव्यू नहीं है तो वापस से स्पॉन्सर को कांटेक्ट करना है। सेफ्टी एक्सेप्टेबल फॉर स्टडी टू प्रोसीड, यस, then complete review process or no, then submit the data again to the sponsor. Complete review yes, acceptable, no deficiency, study is on board। और अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो स्पॉन्सर को डॉक्यूमेंट और डेफिशिएंसी लेटर सबमिट करना है और स्पॉन्सर क्या करेगा कि वो डेफिशिएंसी को सॉल्व करके अगेन एफडीए को सबमिट करेगा डेटा। कि लाइक हमारे कॉलेज में इंस्पेक्शन आता है तो इंस्पेक्शन के टाइम पे क्या करते हैं कि इंस्पेक्शन के टाइम पे डेफिशिएंसी लेटर आ जाता है उसको हम रिजॉल्व करके उसका रिजल्ट वापस से भेजते हैं। तो इसमें भी यही प्रोसेस रहता है। क्राइटेरिया फॉर आईएनडी एप्लीकेशन: न्यू इंडिकेशन, चेंज इन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डोसेज लेवल, change in the approved patient population, significant change in the promotion of approved। कोई ड्रग मार्केट में है मगर उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है कि उसकी टैबलेट की हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे हैं। कोई प्रोडक्ट मार्केट में है वो पीडियाट्रिक में यूज हो रही थी और हम उसे एडल्ट में यूज कर रहे हैं। एडल्ट में यूज हो रहा था और उसको हम पीडियाट्रिक में यूज कर रहे हैं। फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ आईएनडी, तो हर एक का फॉर्मेट एंड कंटेंट रहता है। तो सबसे पहले कवर शीट चाहिए, उसके बाद इंडेक्स आएगा, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट एंड जनरल इन्वेस्टिगेशनल प्लान, इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर। ब्रोशर क्या रहता है कि हमारे कॉलेज का ब्रोशर रहता है जिससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वैसे इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर रहता है जिससे स्पॉन्सर या इन्वेस्टिगेटर जो रहता है उसको सारी डिटेल मिल जाएगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या ड्रग की डिटेल क्या है, वो सब डिटेल रहेगी। प्रोटोकॉल, केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन, एनिमल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा, प्रीवियस ह्यूमन एक्सपीरियंस विथ आईपी, एडिशनल इंफॉर्मेशन। हाँ, હવે આગળ. ઓકે. विड्रोवल ऑफ आईएनडी, अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं और हमें लगता है कि इसमें सक्सेस नहीं रहेगा तो उस टाइम पर हम आईएनडी का विड्रॉल भी कर सकते हैं। मगर उस टाइम पे भी जो एफडीए है वो पूरा रिव्यू करेगा व्हाट आर द रीजन ऑफ विड्रॉल, उसके बाद ही उसको विड्रॉ कर सकते हैं हम। और जो भी रिक्वायरमेंट या कोई ग्रांट हमने दी है एफडीए ने तो वो भी सब हमें रिटर्न करना है। पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही विड्रॉल ऑफ आईएनडी होगा। नाउ आईएनडी प्रोसेस इन इंडिया, तो जब भी आईएनडी की बात आती है और इंडिया की बात आती है तो इंडिया में हमें पता ही है कि इंडिया में क्या होता है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है, फिर शेड्यूल वाई का यूज करना है। तो इंडिया में और हमारी रेगुलेटरी गाइडलाइन है सीडी2। तो आईएनडी हैज बीन डिफाइंड अंडर रूल 122 DA3 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 एज ए केमिकल
antily having therapeutic indication but which have never been earlier tested on humans. No clinical trial for new drug for any purpose to conducted without permission in writing of the licensing authority. ये हमने पहले ही देख लिया कि अगर एफडीए का अप्रूवल नहीं है, डीसीजीआई का अप्रूवल नहीं है, तो कोई भी ट्रायल हम स्टार्ट नहीं कर सकते। और इसमें फॉर्म नंबर 44 हमें फिलअप करना है। तो अलग अलग फॉर्म हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में स्टडी किए ही है। कि फॉर्म नंबर 20 शायद ड्रग इंस्पेक्टर के लिए है, तो फॉर्म नंबर 44 में अब स्पॉन्सर को आईएनडी की एप्लीकेशन एफडीए को सबमिट करनी है टू कंडक्ट द क्लिनिकल ट्रायल इन ह्यूमन with 50,000 rupees fees schedule Y and according to the guideline given by drug and cosmetic act. Data to be submitted along with the application on form number 44 to conduct clinical trial. तो इसमें बहुत सारी कॉपी हमें बनानी है। इसमें सिर्फ लिखा है 2 हार्ड कॉपीज एंड 2 सॉफ्ट कॉपीज। तो सबसे पहले फॉर्म नंबर 44 लेना है, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग डालना है, 50,000 रुपीज फीस पे करनी है। उसके बाद जो डिटेल हमने आगे स्टडी की कि केमिस्ट्री केमिकल रिलेटेड डिटेल चाहिए, एनिमल की फार्माकोलॉजिकल की स्टडी का डिटेल चाहिए, टॉक्सिकोलॉजी का, ह्यूमन फार्माकोलॉजी का डिटेल चाहिए, रेगुलेटरी स्टेटस इन अदर कंट्रीज। तो ये एप्लीकेशन हमने सीडीस्को में भेज दिया और सीडीस्को का जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में। तो वहां कमिटी रहती है आईएनडी कमिटी, तो वो रिव्यू करेगी। और उसके बाद अगर रिव्यू में अच्छा रिजल्ट है, रिव्यू कंप्लीट किया हुआ है, स्पॉन्सर ने अच्छे से रिसर्च किया है, सब अच्छे से लिखा है, तो आईएनडी कमिटी जो है वो अप्रूवल देगी। और अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी का लेटर आएगा, उसको सॉल्व करना है। और अगेन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तब डीसीजीआई अप्रूवल देगा टू परफॉर्म द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। जैसे हमारे कॉलेज में और इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन आता है कि इंस्पेक्शन के पहले हमें बोलते हैं कि ये सब करना है, और उसमें भी डिफेक्ट रहती है तो अगेन लेटर आता है, फिर हम उस क्वेरी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी यही रहता है कि सब आईएनडी कमिटी है वो सब रिव्यू करती है, और जीरो डेफिशिएंसी अराइज हो तभी अप्रूवल मिलेगा टू परफॉर्म द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, बिकॉज ये डायरेक्टली ह्यूमन पे परफॉर्म करना है। तो इसमें भी टाइम लगता है, इट टेक्स 4 to 6 months फॉर द अप्रूवल, बट इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड। द इथिकल कमिटी ऑल्सो रिक्वायर्स 1-3 months time. It almost takes 7 to 9 months for approval of INTA from DCGA. नाउ इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर। तो पहले मैंने थोड़ा बोला कि जैसे कॉलेज का ब्रोशर रहता है उसमें सारी डिटेल मिल जाती है, वैसे इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर रहता है कि उसमें जो स्पॉन्सर रहता है तो वो पूरा डिटेल इसमें लिखेगा, जिससे जो इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन एक ही ब्रोशर में से मिल जाए। तो जो ब्रोशर है वो अच्छे से बनाना है, सिंपल पैटर्न में बनाना है, उसको अच्छे से समझ सके और जो परफॉर्म करना है ट्रायल वो हो सके उस तरह का बनाना है। तो उसमें सब पूरी डिटेल रहेगी कि एनिमल की स्टडी आगे हो गई है तो एनिमल का पूरा डिटेल रहेगा, मोलेक्यूल क्या फाइंड आउट हो गया है तो मोलेक्यूल की सब डिटेल उसमें रहेगी। तो इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डेटा ऑन द इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन जो प्रोडक्ट के लिए, तो उसका पूरा डेटा इसमें अवेलेबल होगा। डेटा रिलेवेंट टू द स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट इन ह्यूमन सब्जेक्ट, provide information to the investigators and other involved in the trial such as the dose frequency, method of administration। तो इसमें सबसे पहले इंडेक्स रहेगा, फिर समरी रहेगी, फिर जो मोलेक्यूल हमने फाइंड आउट किया है तो उसका सब उसकी प्रॉपर्टी रहेगी, उसका फार्माकोलॉजिकल यूज रहेगा, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी क्योंकि केमिस्ट्री वालों ने पूरा मोलेक्यूल बना ही दिया है। तो प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, उसका हैंडलिंग। उसके बाद एनिमल स्टडी भी इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट पर हो गई है तो उसका भी सब डेटा इसमें रहेगा। ह्यूमन में स्टडी स्टार्ट किया है तो उसमें भी एडीएमई का डिटेल इसमें रहेगा, और अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन विच आर हेल्पफुल टू द इन्वेस्टिगेटर। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन। अभी तक इतने पार्ट तक हमने क्या पढ़ा, तो व्हाट इज रेगुलेटरी अफेयर्स,
इम्पोर्टेंस क्या है, रेगुलेटरी अफेयर्स क्यों पिक्चर में आया और किसने इसको अप्रूवल दी, तो वो हमने देखा ट्रेज एडिटर से। और उसके बाद हमने पूरा आईएनडी एप्लीकेशन का स्टडी किया कि आईएनडी एप्लीकेशन क्या है, कि आईएनडी एप्लीकेशन जो है तो वो हम परमिट लेते हैं टू परफॉर्म द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। उसके बाद हमने उसका ब्रोशर देखा। नाउ हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो न्यू ड्रग, पहले जो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट वाला चार्ट है उसमें हमने देखा कि फेज 3 तक स्टडी हो जाए उसके बाद एनडीए की एप्लीकेशन लेनी है। किससे लेनी है? एफडीए से लेनी है। तो ड्रग स्पॉन्सर जो है वो सबमिट करेगा एप्लीकेशन टू द एफडीए फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग फॉर मार्केटिंग। Once the application is submitted, FDA has 60 days to conduct a preliminary review, which will assess whether the NDA is sufficiently complete to permit रिव्यू। तो इसमें 60 डेज लगता है एप्लीकेशन सबमिट, और इसमें भी आईएनडी जैसा ही रहता है कि एफडीए का रिव्यू रहेगा, इंस्पेक्शन रहेगा और कम्युनिकेशन रहेगा एफडीए के साथ। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इन एनडीए, तो कब हमें एनडीए का एप्लीकेशन सबमिट करना है? न्यू मोलेक्यूल फाइंड आउट हुआ है और उसका मार्केटिंग अप्रूवल लेना है। फिर ड्रग ऑलरेडी इन मार्केट में है मगर उसका कोई न्यू सॉल्ट हमने बनाया है, वो आपको सॉल्ट पता ही होगा कि सिनारिजिन और सिनारिजिन पोटेशियम, और उसके पास उसके बाद जो डाईहाइड्रेट जैसा सॉल्ट ज्वाइंट हो जाता है। फिर न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ प्रीवियसली अप्रूव्ड ड्रग, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग। मार्केट में ड्रग है मगर उसका कोई कॉम्बिनेशन हमने फाइंड नया डेवलप किया है तो उसका होगा। ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग प्रोडक्ट, न्यू इंडिकेशन फॉर ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग, ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग प्रोडक्ट विथ नो प्रीवियसली अप्रूव एनडीए। मार्केट में ड्रग आ गया है बिना सेफ्टी का और कोई एनडीए का अप्रूवल नहीं लिया है तो उसका भी हम एनडीए का अप्रूवल ले सकते हैं। एनडीए रिव्यू प्रोसेस, तो जैसे हमने आईएनडी की एप्लीकेशन सबमिट की वैसे ही एनडीए की एप्लीकेशन हमें सबमिट करनी है एफडीए को और डीसीजीआई को। तो जो ड्रग स्पॉन्सर रहता है वो एनडीए का एप्लीकेशन प्रिपेयर करेगा, उसके बाद उस एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ेगा और उसके बाद उसको एफडीए में भेजना है। एफडीए में हम भेजेंगे तो वहां जो डिपार्टमेंट रहता है रिव्यू बाय सेंट्रल ड्रग इवैल्यूएशन रिसर्च, और इसमें 6 एरिया में उसको व्यू करेगा। मेडिकल, फिर फार्माकोलॉजिकल स्टडी भी हो गया है, फिर फार्माकोकाइनेटिक स्टडी परफॉर्म हो गया है, माइक्रोबायोलॉजी, अगर कोई एंटी माइक्रोबियल ड्रग है तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी का भी स्टडी इन्वॉल्व होगा। और रिव्यू कंप्लीट एक्सेप्ट होता है तो हम प्रोसेस को आगे ले जाएंगे, और रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होता है तो उसको हम वहां ही स्टॉप कर देंगे। तो रिव्यू कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, यस, तो उसके बाद लेबलिंग का रिव्यू रहता है कि लाइक आई ड्रॉप यूज ओनली फॉर आई, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक लेबल है तो उसको भी इसमें मेंशन करना है। इंस्पेक्शन एट दी साइट जहाँ क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म हुआ है तो उस स्पेस पे इंस्पेक्शन रहेगा, और ये सब भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी उसके बाद ही एनडीए का अप्रूवल मिलेगा। और जहां भी डेफिशिएंसी रहती है वहां डायरेक्टली स्पॉन्सर का कांटेक्ट करना है और डेफिशिएंसी लेटर उसको सबमिट करना है और वहां से वो स्टेप रिफ्यूज हो जाएगा। फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ एनडीए, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 44 विथ फॉर्म नंबर 46 चाहिए। कवर सीट, कवर लेटर, समरी, और जो 6 एरिया में स्टडी किया है तो वो 6 एरिया का पूरा डिटेल इसमें चाहिए। केमिस्ट्री, सैंपल, मेथड वैलिडेशन, पैकेज, लेबलिंग, नॉन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक एंड बायोअवेलेबिलिटी डेटा, माइक्रोबायोलॉजी डेटा, स्टेटिस्टिकल मेथड में सब डोज कैलकुलेशन, बायोअवेलेबिलिटी का जो पूरा कैलकुलेशन है वो उसमें आएगा। सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट, स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्लायंस टू इन्वेस्टिगेशनल रिव्यू बोर्ड एंड इन्फॉर्म कंसेंट रिक्वायरमेंट, केस रिपोर्ट टेब्यूलेशन, केस रिपोर्ट फॉर्म्स, पेटेंट इंफॉर्मेशन एंड सर्टिफिकेशन, अदर इंफॉर्मेशन। तो ये पूरी डिटेल सबमिट करनी है फॉर अप्रूवल ऑफ एनडीए टू दी एफडीए। जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइलिंग एनडीए,
तो उसमें 2 कॉपी सबमिट करनी है, आर्चिवल कॉपी और रिव्यू कॉपी, और 6 सेक्शन का नॉलेज इसमें, 6 सेक्शन का स्टडी अच्छे से होना चाहिए। वो हमने आगे देखा कि सीएमसी, फिर एनिमल का सब स्टडी चाहिए, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, ह्यूमन स्टडी का डेटा चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी डेटा है अगर एंटी माइक्रोबियल ड्रग, क्लिनिकल डेटा और स्टेटिस्टिकल। तो जो एप्लीकेशन हमने भेजी है एफडीए को, तो एफडीए में जो कमिटी रहती है, एडवाइजरी कमिटी, तो वो इस एप्लीकेशन को अच्छे से रिव्यू करेगा और उसका आंसर फिर आएगा। अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी लेटर आएगा, और डेफिशिएंसी नहीं है तो कंप्लायंस, डेफिशिएंसी नहीं है तो अप्रूवल लेटर आएगा, और जो अप्रूवल लेटर आ जाए उसके बाद हम आगे की स्टडी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि सम टाइम्स कम्युनिकेशन के लिए हम टेलीफोन से, टेलीफोन मीटिंग, फैक्स, उसका भी यूज कर सकते हैं। Throughout the process, FDA and sponsor communicate through in-person meeting, telephone conference, fax, etc. to seek clarification if necessary. Once all reviews are complete, the divisional director evaluates the review and makes FDA's decision. तो पूरा अभी कोई डिफिकल्टी है, डेफिशिएंसी है तो कम्युनिकेशन से सॉल्व करना है, और बाद में जो कंफर्म डिसीजन है वो डिविजनल डायरेक्टर देगा एफडीए को। और किस द एफडीए में अप्रूव, एफडीए अप्रूव भी कर सकता है और रिफ्यूज भी कर सकता है एप्लीकेशन। एनडीए प्रोसेस इन इंडिया, तो उसमें भी ड्रग है, जब भी इंडिया में कोई अप्रूवल की बात आती है तो हमारा जूरी में अच्छे से हमने पढ़ा ही है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल वाई, उसमें जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना है। ड्रग विच हैज नॉट बीन यूज्ड इन कंट्री टू एनी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट अंडर वेरियस कंडीशन, drug already approved by DCGI for certain claims which is now proposed to be marketed with new claims like indication, dosage, dosage form. तो ये पहले ही हमने देखा है कि ड्रग मार्केट में है मगर उसका कोई न्यू डोजेज फॉर्म आ रहा है, कोई न्यू इंडिकेशन आ रहा है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, मार्केट में ऑलरेडी इंडिविजुअल ड्रग है मगर उसका कोई कॉम्बिनेशन है। ऑल वैक्सीन आर कंसिडर एज अ न्यू ड्रग, तो जाइकोडी वैक्सीन और कोई भी अभी कोविशील्ड जो भी वैक्सीन फाइंड आउट हुई है तो जो उसको भी हम न्यू ड्रग में कंसिडर करेंगे। और न्यू ड्रग स्टिल आफ्टर 4 इयर्स न्यू ड्रग ही कहलाती है। 4 इयर्स होने के बाद भी उसका अप्रूवल हो जाए उसके बाद भी उसको क्या बोलते हैं, हम न्यू ड्रग ही बोलते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल फिनिशिंग ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, द एप्लीकेंट सीकिंग फॉर अप्रूवल टू मैन्युफैक्चर अ न्यू ड्रग required to submit application on form number 44 along with data is given in appendix 1 to schedule Y of rules 19045 to DCGI, who grant its approval in Form 46. Further, the applicant is required to submit evidence that the drug for manufacturing approval has already been approved by DCGI. तो इसमें फॉर्म नंबर 44 फिलअप करना है, शेड्यूल वाई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, और जो डीसीजीआई है तो उसकी अप्रूवल फॉर्म नंबर 46 में देगा। नाउ थर्ड गाइडलाइन, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो एनडीए में हम ब्रांडेड ड्रग का अप्रूवल लेंगे और एब्रीवेटेड न्यू ड्रग में हम जेनरिक ड्रग का अप्रूवल लेंगे एफडीए के पास से। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि एनडीए में हम ब्रांडेड ड्रग का लेंगे और एब्रीवेटेड में जेनरिक ड्रग का लेंगे। जेनरिक ड्रग और ब्रांडेड ड्रग में सबको पता ही होगा कि जेनरिक ड्रग जो है तो उसमें कोई एनिमल स्टडी परफॉर्म नहीं करनी है, ह्यूमन ट्रायल नहीं करना है। और जो ब्रांडेड ड्रग रहता है तो उसमें ह्यूमन ट्रायल करना है, एनिमल ट्रायल करना है, तो उसमें बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है, बहुत सारे कॉस्ट का एक्सपेंसिस होता है। तो जेनरिक ड्रग का कॉस्ट ऐसे कम होता है कि उसमें कोई एनिमल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल नहीं करना है, सिर्फ बायो इक्विवेलेंट स्टडी ही करनी है। Generic drug application are referred to abbreviated new drug application. तो इसमें जेनरिक ड्रग का फॉर मार्केटिंग पर्पस के लिए हम एफडीए के पास से जो अप्रूवल लेते तो उस एप्लीकेशन को हम क्या बोलेंगे, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन।
Once ANDA is approved, and applicant can manufacture and market generic drug to provide safe, effective, and low cost and alternative of innovator drug product to the public. तो एएनडीए का एप्लीकेशन हम एफडीए को सबमिट करेंगे, एफडीए उसको रिव्यू करेगा, फिर हमारी जेनरिक ड्रग जो है वो सेफ और इफेक्टिव हो जाती है, उसका मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और जो भी अप्रूव जेनरिक ड्रग है बाय एएनडीए एप्लीकेशन, तो उसको ऑरेंज बुक में लिस्ट किया हुआ है। ऑरेंज बुक जो आती है उसमें सभी जेनरिक ड्रग आफ्टर अप्रूवल बाय एएनडीए उसमें लिस्ट किया हुआ है। Generic drug are termed as a abbreviated drug because they are not require any clinical study or animal study. It only require bioequivalent study to the same branded drug. तो उसमें जेनरिक ड्रग और ब्रांडेड ड्रग का कंपैरिजन करना है कि उसका जो एपीआई है वो सेम रहना चाहिए। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी, परफॉर्म्स एंड इंटेंडेड यूज। उसके लिए आपको एक स्टडी दी हुई है कि जेनरिक ड्रग लेनी है और ब्रांड ड्रग लेनी है सेम एपीआई की, और उसको हेल्दी वॉल्यूंटियर्स में ले देना है। 24 to 36 हेल्दी वॉल्यूंटियर्स में जेनरिक ड्रग और ब्रांडेड ड्रग देनी है और उसका डेटा कंपेयर करना है। अगर उसका डेटा सिमिलर है तो हमारी जो जेनरिक ड्रग है वो इफेक्टिव एज अ ब्रांडेड ड्रग, तो दोनों की इफेक्ट सेम होगी। Use of bioequivalence as a base for approving generic drug product was established in 1984, also known as the Waxman-Hedge Act. तो वैक्समैन-हेज एक्ट, उस एक्ट से जेनरिक ड्रग का बायो इक्विवेलेंट स्टडी परफॉर्म करना है, वो इस एक्ट में एस्टेब्लिश हुआ। जैसे इससे क्या होता है कि जेनरिक ड्रग जो है वो सेफ और इफेक्टिव हो, उसके लिए वैक्समैन हेज एक्ट में गाइडलाइन दी गई है और उसके हिसाब से बायो इक्विवेलेंट स्टडी का भी अप्रूवल हुआ है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्ट दैट जेनरिक ड्रग आर चीपर without conducting costly and duplicative clinical trials. फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ एएनडीए, तो जैसे एग्जाम में हम आंसर शीट लिखते हैं तो आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर पूरा डिटेल रहता है, तो वैसे ही जब भी हम एएनडीए का एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसके लिए कवर पेज चाहिए, कवर शीट चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, फिर इंडेक्स आती है, फिर उसके बाद हमने जो स्टडी किया है जेनरिक ड्रग का कि उसका डोजेज फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी डिटेल रहेगी। bioequivalence study, labeling, chemistry, manufacturing and control, sample, patent certification, financial certification और other information। तो पेटेंट सर्टिफिकेशन मेन रहेगा। 4 कंडीशन में ब्रांडेड ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू जेनरिक ड्रग, तो उसके लिए 4 सर्टिफिकेट है पेटेंट के। पेटेंट 1 सर्टिफिकेशन और पैराग्राफ 1 सर्टिफिकेशन भी हम उसको बोल सकते हैं। तो दैट द पेटेंट इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन सबमिटेड टू एफडीए, प्रोडक्ट बनाई है मगर प्रोडक्ट का कोई पेटेंट अप्लाई नहीं किया है एफडीए में, तो उस टाइम पर वो जो प्रोडक्ट है और जो मेडिसिन है वो जेनरिक ड्रग में कंसीडर हो जाएगी क्योंकि उसका कोई पेटेंट फाइल ही नहीं हुआ है। पैराग्राफ 2 सर्टिफिकेशन दैट द पेटेंट हैज एक्सपायर्ड, कोई भी मेडिसिन का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद वो जेनरिक ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगी, मगर उसके लिए एएनडीए का प्रोसेस शॉर्ट टाइम में करना है। पैराग्राफ 3 सर्टिफिकेशन, पेटेंट विल एक्सपायर ऑन डेट ऑफ मार्केटिंग। पैराग्राफ 4 सर्टिफिकेशन दैट द पेटेंट इज इनवैलिड, unenforceable or will not be infringed by manufacture, use or sale of generic drug. तो हियर इज द एएनडीए एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है। तो ड्रग स्पॉन्सर एएनडीए का एप्लीकेशन प्रिपेयर करेगा और उसको एफडीए में भेजना है, वहां उसका पूरा रिव्यू होगा बाय सेंट्रल ड्रग इवैल्यूएशन रिसर्च। तो इसमें बायो इक्विवेलेंट स्टडी मेन है तो उसका पूरा रिव्यू होगा, केमिस्ट्री माइक्रो का रिव्यू होगा, फिर लेबलिंग और प्लांट इंस्पेक्शन। अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो स्टडी ऑन गोइंग होगी, अगर बायो इक्विवेलेंस स्टडी में कोई डेफिशिएंसी है
जो बायो इक्विवेलेंस डेफिशिएंसी लेटर स्पॉन्सर को सबमिट करेगा एफडीए। फिर लेबलिंग में भी कोई डेफिशिएंसी है तो उसका भी डेफिशिएंसी लेटर जो है वो स्पॉन्सर को सबमिट करना है। और जो प्रोसेस में कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो उसमें एनडीए का अप्रूवल एफडीए मिल जाएगा स्पॉन्सर को। डिफरेंस ऑफ एनडीए एंड एएनडीए। तो जेनरिक ड्रग और ब्रांडेड ड्रग के एग्जाम्पल सबको पता ही होगा कि क्रोसिन जो है वो ब्रांडेड ड्रग है और उसके बाद जो पीसीएम है वो जेनरिक ड्रग है। एनडीए एनडीए एप्लीकेबल फॉर न्यू ड्रग, एएनडीए एप्लीकेबल फॉर जेनरिक ड्रग। एंड न्यू ड्रग एप्लीकेशन में हमें ह्यूमन ट्रायल परफॉर्म करना है, एनिमल ट्रायल परफॉर्म करना है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसमें सिर्फ बायो इक्विवेलेंस स्टडी परफॉर्म करनी है तो कॉस्ट उसमें कम रहेगी। एनडीए में पता ही है कि ह्यूमन ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, रिसर्च में कितना टाइम लगता है। तो 12 to 15 years रिक्वायर और इसमें 1 to 2 years रिक्वायर। रेगुलेटरी ऑथोरिटीज, यूएसए में एफडीए, फिर यूके में एमएचआरए, ऑस्ट्रेलिया टीजीए, इंडिया में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, कनाडा में हेल्थ कैनेडा, यूरोप में ईएमए और जापान में एमएचआरडब्ल्यू। व्हाट इज सीडीस्को? तो सीडीस्को का थोड़ा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरी मेडिसिन, मेडिसिनल डिवाइस सबका रेगुलेशन, दो रेगुलेटरी गाइडलाइन है इंडिया में। सेंट्रल लेवल पे सीडीस्को है और स्टेट लेवल पे स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। The Central Drug Standard Control Organization exercise regulatory control over the quality of drug, cosmetic, medicinal device in the country. तो पूरा जो ड्रग है, कॉस्मेटिक है, मेडिसिन है, मेडिसिनल डिवाइस है, तो सबका रेगुलेशन जो है वो सीडीस्को गाइडलाइन के हिसाब से होगा। तो उसका मेन विजन क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट हेल्थ इन इंडिया। और उसका मिशन क्या है कि जो भी ड्रग है, कॉस्मेटिक है, मेडिसिनल डिवाइस है, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो, सेफ्टी मेंटेन हो, एफिकेसी मेंटेन हो, तभी पेशेंट की जो हेल्थ है वो प्रमोट होगी। तो ये सारे फंक्शन है सेंट्रल अथॉरिटी सीडीस्को का। तो कोई लाइसेंस अप्रूव करना है, आईएनडी की एप्लीकेशन देनी है, एनडीए की एप्लीकेशन देनी है, फिर उसके बाद कोई न्यू ड्रग का लाइसेंस लेना है, अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी कोई चेंजेस करना है तो भी हमें सेंट्रल अथॉरिटी से ही परमिशन देनी है। एसएल स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो स्टेट लेवल पे कोई अप्रूवल लेना है तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लेना है। और दोनों की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर दी हुई है फॉर स्पेशल प्रोडक्ट लाइक वैक्सीन, सेरा, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, आरडीएनए प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइसेस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीडीस्को, तो उसमें उसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है, उसमें 6 जोनल ऑफिस है, सभी अलग अलग एरिया में। तो हम वहां जाके भी कोई लाइसेंस या कोई ड्रग या अप्रूवल का काम है तो वहां से भी हम करवा सकते हैं। तो 6 जोनल ऑफिस, 7 सब जोनल ऑफिस है, 13 पोर्ट और 7 लेबोरेटरीज। तो जोनल ऑफिस जो है वो गाजियाबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद में अवेलेबल है। सब जोनल ऑफिस बेंगलोर, वाराणसी, गोवा, जम्मू, इंदौर, गुवाहाटी और बड़ी में अवेलेबल है। और 13 पोर्ट है उसमें। और डीसीजीआई जो है वो मेन पर्सन रहता है सीडीस्को में, हेड पर्सन रहता है डॉक्टर वीजी सोमानी। सुगम पोर्टल, तो अभी पता ही है कि स्मार्ट कल्चर चल रहा है तो सभी प्रोसेस ऑनलाइन हो रही है। तो सीडीस्को में भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल में सीडीस्को आ जाएगा। और सीडीस्को में किसका अप्रूवल लेना है तो अलग अलग उसके पोर्टल है, न्यू ड्रग है, फिर ब्लड है, ब्लड प्रोडक्ट, वैक्सीन। तो सुगम इज अ ऑनलाइन पोर्टल टू परफॉर्म एनी प्रोसेस और अप्रूवल फ्रॉम सीडीस्को। And online licensing portal of CDSCO has been implemented on January 2016
एंड नेम इज अ सुगम पोर्टल। तो सुगम पोर्टल के बेनिफिट क्या है कि इसमें ऑनलाइन सभी लाइसेंसिंग की प्रोसीजर है, कोई एप्लीकेशन करना है, कोई ग्रांट की प्रोसेस है, एप्लीकेंट कैन अप्लाई लाइसेंस अंडर इंपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन डिवीजन टू सीडी स्कोप, track the status of application, answer back to raised queries. Applicant can also upload essential documents for registration, import license, and other related activities. Types of license can apply through Sugam portal. The registration certificate form 44, 41 for drug, medical device, डायग्नोस्टिक किट, इंपोर्ट लाइसेंस, टेस्ट लाइसेंस, ये सारा उसका दिया हुआ है कि कौन कौन से लाइसेंस हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ मेल आईडी जैसे सभी वेबसाइट और सब में हम लॉग इन करते हैं वैसे इसमें लॉग इन करना है, और उसके बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए न्यू ड्रग की, ब्लड प्रोडक्ट की, कोई गाइडलाइन की, लाइसेंस इंपोर्ट की, तो ये इससे मिल जाती है। थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। If any participant has any question, we can take the questions. If we do not have any question, I think we will join the other meeting for the next session. Okay, so I guess we will be moving forward to the second session. Please join the another link provided to you, 11 a.m. wala, for the second lecture. Thank you.